सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गुलाउटी में आज हम पीर खां मोहल्ले में हैं और जैसे हमारे चैनल से लगातार चुनावी चर्चे चल रही हैं और उसमें लोग ये हमसे बताते हैं कि वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, वो क्या चाहती है जनता, क्या नहीं चाहती। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और मैं उनसे बात करूँगा, उनसे जानूँगा कि अब तक सरकार में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है भैया? मेरा नाम इस्लाम खान है। क्या माहौल चल रहा है इस सरकार में? ये सरकार का माहौल जो है 2014 के बाद में जो एक देश में वातावरण बना है वो धार्मिक रूप में बना है। जबकि मैं चाहता हूँ, मैं समझता भी ये हूँ कि किसी भी देश को विकसित करने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ज़रूर होता है। पर वर्तमान समय की जो सरकार है, सरकार कोई सी भी हो, हम बीजेपी को निशाना नहीं बना रहे। इसकी जगह कांग्रेस होती या सपा होती या रालोद होती, कोई सी पार्टी होती, तो उस समय का सवाल हमारा उनसे यही होता कि आस्थाओं पे ध्यान ना दे करके अगर देश के विकास पर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि शिक्षा प्रणाली आप देख लीजिए, जो मिडिल क्लास से लोग नीचे आते हैं, मैं समझता हूँ 70% भारत की जनसंख्या मिडिल क्लास से नीचे आती है, जिसकी प्राथमिकता ये है कि पहले उसे अच्छी शिक्षा मिले, उनके बच्चों को जो सरकारी लाभ हैं, तो सरकारी लाभ उनके बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, 5 किलो राशन देने के बाद सरकार ये समझ रही है कि मैंने जनता के प्रति बहुत अच्छा काम कर दिया या उनको सुविधाएं दे दी, जबकि हमें रोज़गार की ज़रूरत है, मैं तो ये समझता हूँ। और आप एक तरफ 5 किलो गेहूँ देते हैं या चावल देते हैं, उससे भला होने वाला जनता का नहीं है। मैं मानता हूँ जनता को एक तो रोज़गार चाहिए सबसे पहले, और शिक्षा हमारी यहाँ दुरुस्त नहीं है। अभी मैं बैंक गया था, तो बैंक से मैंने अपनी पासबुक में मैंने बैलेंस जानना चाहा, तो बैंक की मशीन ख़राब थी। तो मैं मैनेजर के पास गया, मैं जी मुझे अपना सारा जो मेरा प्रारूप है, जो इसमें मेरी धनराशि है, वो सारा मुझे दिखा दीजिए। तो 100 कुछ रुपये उसके काट लिए गए। गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं कहाँ पहुँच रहा है। और जो खाद्य सामग्री है, छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, वो महंगी हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो आस्थाओं पे ध्यान ना दे करके देश के विकास पर अगर ध्यान दिया जाए, युवाओं को रोज़गार पर ध्यान दिया जाए, उन्हें लुभावने या ऐसे प्रलोभन ना दे करके उन्हें अच्छी शिक्षा और उन्हें नौकरी की सुविधा अगर करी जाए तो बेहतर है, ये समझता हूँ। ये सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो ये क्या कहती है फिर ये सरकार, इस बारे में क्या कहती है फिर ये? देखिए, सरकार के तो जुमले होते हैं अपने, सबका साथ सबका विकास। सरकार को धरातल की जानकारी नहीं है। जो मूल रूप से लोग जो फील्ड वर्क है, सरकार तो जैसा पढ़ती है वैसा भाषण दे देती है, बोल देती है। आप सर्वे करो, ईमानदारी से सर्वे करो। आप गली मोहल्लों में जाओ, आप गांवों में जाओ, जो लोग परेशान हैं, हताश हैं, आप उनसे जाकर के ईमानदारी से इंटरव्यू लीजिए। वो आपको बताएंगे तेल का रेट, बताएंगे आपको गैस का रेट, वो बताएंगे अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस, किराया, भाड़ा, ये सब चीज़ें जो हैं वो बताएंगे आपको। सरकार कहने से थोड़ी होगा सबका साथ सबका विकास। तो परिवर्तन चाह रहे हो आप? क्या परिवर्तन तो मैं नहीं, क्या देश की समुचित जनता ही परिवर्तन चाह रही है। एक मेरे परिवर्तन चाहने से कुछ नहीं होगा। आप इंटरव्यू लीजिए लोगों के, गली गली जाइए, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि परिवर्तन कैसा चाह रही है। तो यहाँ मैं समझता हूँ, देखो, ये सरकार धार्मिक एक व्यक्तिगत मामला है। आप मंदिरों पर पैसा खर्च करते हो या मस्जिदों पर करते हो या आस्थाओं पे, तो भारत एक आस्थाओं का देश है हमारा। ये आस्था को ठेस पहुंचाना यहाँ सबसे बड़ा पाप माना जाता, जबकि आस्था जो है एक अपना व्यक्तिगत मामला है। भाई आप क्या करते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आप मंदिर में पूजा करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। तो ये व्यक्तिगत मामला आप इसको मुद्दा ना बनाएं। देश को विकास, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे कॉलेज, अच्छी शिक्षा प्रणाली, आप गाँवों में सर्वे कीजिए। एक प्राथमिक विद्यालय में 2-2 टीचर हैं, तनख्वाह उनकी 60-60, 70-70 हज़ार है।
स्कूलों के अंदर जो प्राथमिक विद्यालय गांवों के अंदर हैं वहाँ बच्चे 30 भी नहीं हैं और तनख्वाह जा रही है 70-70 हज़ार अध्यापकों की। तो शिक्षा प्रणाली दुरुस्त और स्वस्थ प्रणाली, शिक्षा प्रणाली ये प्राथमिकता है, मैं तो ये समझता हूँ जी। तो किसकी सरकार देख रहे हो 2022 में आपके? सरकार तो हम ये चाहते हैं जी, देखो समाजवादी पार्टी के अनुकूल एक माहौल बना हुआ है, एक ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है जो समाजवादी पार्टी को दोबारा लोग चाह रहे हैं। और मैं भी यही चाहूँगा कि अखिलेश यादव साहब आए, और वो युवा हैं और युवाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। और मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में जो कमान दी जाए वो सपा सरकार के जो मुख्य अखिलेश यादव जी हैं वो इस कमान को संभालें आकर के। चलिए, भैया ने बताया कि 2022 में ये अखिलेश यादव की ही सरकार चाहते हैं। मेरे साथ कुछ और भाई हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है भैया? मेरा नाम इनाम रोशन है। वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, उनका कार्यकाल को देखते हुए क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? देखिए, योगी जी की सरकार चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है केंद्र में। और अगर आप महंगाई देखेंगे तो महंगाई आसमान छू रही है। और जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने क्राइम को ख़त्म किया है, आप देखिए जगह जगह मोब लिंचिंग हो रही है। अभी तक हमारा देश मोब लिंचिंग से आज़ाद नहीं हुआ। किसी के साथ में भी नाइंसाफ़ी हो रही है, गरीब के साथ में, और ख़ासकर जो पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम समाज है, इसके साथ में सबसे ज़्यादा ज्यादती हो रही है। एक तरफ ये लोग बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हम भी अपनी एक लीडरशिप को लेकर आए हैं, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में बैरिस्टर असदुद्दीन नकवी साहब शोषित वंचित समाज सम्मेलन को पूरे उत्तर प्रदेश में इसको क्या नाम है सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी चीज़ को लेकर हम भी अपने एक प्लेटफॉर्म को मजबूत करेंगे। और जो हमारे साथ में नाइंसाफ़ी होती हुई आ रही हैं, जो ये तमाम पार्टियाँ जो हमारा वोट को यूज़ करती हैं, वोट बैंक बना के हमें इस्तेमाल कर रही हैं, हम इंशाल्लाह इन तमाम सेकुलर पार्टियों को सीट इनकी कुर्सी को हिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। इस बार हिस्सेदारी की बात होगी, इस बार गुलामी की बात नहीं होगी। और इंशाल्लाह हम जो है अपना हक लेकर रहेंगे। जैसे कि ये लोग हमारे वोट को यूज़ करते हैं, हमारे साथ में कहीं भी मोब लिंचिंग होती है, कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है, ये लोग हमारी आवाज़ नहीं उठाते। आज आप देखिए, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी के एजेंट बताते हैं, ओवैसी को बीजेपी के एजेंट बताते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 3 इलेक्शन अखिलेश यादव हार गए। उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव हुए। 2014 का चुनाव हुआ, उसमें ये लोग हार गए, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आके नहीं लड़ी। 2017 का चुनाव हुआ, उसमें मजलिस चुनाव नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में आके। अब 2019 का चुनाव हुआ, इसमें भी नहीं लड़ी। तो कहाँ साबित होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी के एजेंट है या फिर बीजेपी को जिताने के लिए आई है? अब ऐसी चुनाव आने वाला 2022 का, इसमें लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आई है। क्योंकि मुसलमान 95% जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करता। तो इन तमाम जो यादव हैं और जाटव हैं, इनके जितने भी जो वोट हैं, इनका सारा का सारा वोटर बीजेपी की गोद में बैठ के चाय पी रहा। अगर ये लोग अपना अपना वोट अपनी अपनी पार्टियों को करते तो बीजेपी कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की सरकार है। तो जो मुसलमानों की जो आबादी है, 19% की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। आप ये देखिए, जब 7% वाला 4 बार मुख्यमंत्री बन सकता, 12% वाला 4 बार बन सकता, अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गया, एक प्लेटफॉर्म पर आ गया, तो कितनी बार मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का? तो इस बार हम बदलाव चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। अखिलेश यादव एक तरफ गठबंधन की बात करते हैं, तमाम समुदाय के लोगों को साथ में ले रहे हैं, तमाम जो संगठन है चाहे वो जाटव है, आरएलडी के नेता हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी हैं, जो बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी हैं जिनको साथ में लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो मुसलमानों की लीडरशिप देखना नहीं चाहते? हम भी इस चीज़ का ऐलान करते हैं भी हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, आप हमको भी साथ में लीजिए। लेकिन जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ में लेने की बात होती है तो वो लोग मना कर देते हैं इस चीज़ को। इससे ये साबित होता है इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए। लोगों का सवाल ये है कि मजलिस 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो सीएम कैसे बना लेगी? अरे आरएलडी का नेता जो उत्तर प्रदेश में आकर तुम्हारे साथ गठबंधन कर रहा है, वो भी तो 35 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, क्या वो सीएम बन जाएगा? आप उसको 35 सीट देकर आप उसको उप मुख्यमंत्री का वो दे रहे हो चेहरा, मुसलमान को बनाओ किसी उप मुख्यमंत्री। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, समाजवादी की सरकार थी, आप देखिए वहाँ पे उसमें दलित भी बहुत सारे लोग मारे गए,
सबसे ज़्यादा मुसलमानों के साथ में जुल्म ज़्यादती हुई। 50,000 से भी ज़्यादा लोग घर से बेघर हो गए, ठीक है। उनके लिए समाजवादी आवाज़ नहीं उठाती। आज़म खान साहब आज जेल के अंदर हैं, ठीक है, उनके लिए समाजवादी रोड पर नहीं उतरती। बात करते हैं कि हम सबके साथ हैं। किसी के साथ में मोबलिंजिंग होती है, किसी मुसलमान को दाढ़ी के नाम पे, किसी को गोश्त के नाम पे, किसी को लिबास पे, किसी के नाम के नाम पे उसको मारा जाता है, मोबलिंजिंग कर दी जाती है। ये लोग उसकी आवाज़ नहीं बनते। तो जैसे इन लोगों ने अपने प्लेटफार्म को मजबूत किया है, प्लेटफार्म को मजबूत करके इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, सरकारें बनी है, इन्होंने अपना फ़ायदा किया है। ऐसे ही हम अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, एक प्लेटफार्म को मजबूत करना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम उत्तर प्रदेश में 2022 में अपने हिस्सेदारी को लेकर रहेंगे। हम हारे हैं जीते, हम अपनी पार्टी को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और जो ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, आने दो चुनाव। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2017 वाली नहीं है, अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोग हमारे साथ में आ रहे हैं और आने वाले वक्त में और भी कुछ लोग जो पार्टी ज्वाइन करेंगे वो भी चेहरे बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव की वोटों पे असदुद्दीन ओवैसी का वोटों का कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुसलमानों को? बिल्कुल पड़ेगा। आप ये देखिए 7% की आबादी है यादवों की। मैं ये कह रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा चुम्बक बनने वाले हैं। आप ये चीज़ सोच लीजिए, जो बड़ा चुम्बक होता है हमेशा छोटे चुम्बक को खींचता। जब हम एक साथ मुत्तहिद हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर अगर हम लोग आगे, जब ये लोग हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? और हमेशा याद रखिए, बड़ा चुम्बक जो होता है ना वो छोटे छोटे चुम्बक को खींचता है। हम एक प्लेटफॉर्म पर आगे तो ये जाटव भी, यादव भी, इंशाल्लाह ये सब तमाम लोग साथ में आएंगे। और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो पार्टी थी, वो जब देश आज़ाद हुआ था, आज से 74 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, तो हिंदुस्तान में सिर्फ 2 पार्टियाँ थीं, एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 75% पाकिस्तान में चले गए मुस्लिम लीग, 75% बटी। तो कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, और उसमें ये कहा गया मुसलमानों से कि मुसलमानों तुम अपना कोई पार्टी मत बनाना, अपने कोई जमात नहीं बनाना। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि ठीक है, हम अपनी कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, अपनी कोई जमात नहीं बनाएंगे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों तुम्हारी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। कांग्रेस ने कहा कि मुसलमानों अगर तुमने कोई अपनी जमात बनाई तो हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि हिंदू और मुसलमान 2 प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। उस वक्त में ना बीजेपी थी, ना ये समाजवादी थी, ना बहुजन समाज पार्टी थी। आज देखिए आप, जिन जिन लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी होती रही, उन तमाम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म बनाया और अपनी हिस्सेदारी उन्होंने ली। आप देखिए, जब जाटवों के साथ में नाइंसाफ़ी होती थी, जब वो चलते थे उनके पैरों में झाड़ू बांधी जाती थी, उनके गले में एक हांडी बांधी जाती थी, जब वो थूके तो उस हांडी के अंदर थूकें, ज़मीन पर न थूकें। और जब वो किसी ब्राह्मण और ठाकुर के यहाँ पर पानी लेने के लिए जाया करते थे कुएँ पर, तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, उनकी माँ बहन के साथ में इज्जत से खिलवाड़ किया जाता था। लेकिन जब काशीराम ने कहा कि ए जाटवो तुम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, अपनी सफ़ा को दुरुस्त कर लो, मुत्तहिद हो जाओ, जब ये लोग मुत्तहिद हुए तो इनकी सरकार बनी। और जो इन्हें तरह तरह से लोग इन्हें बोलते थे, फिर उन्हें कोई बोलने वाला पैदा भी नहीं हुआ। आज इनकी हिस्सेदारी भी आप पुलिस में, थाने में देखिए, कहीं भी पुलिस कचहरी में देखिए, सरकारी किसी भी मामले में देखिए, आरक्षण के मामले में इनकी बराबर की हिस्सेदारी है। मुसलमानों को देखिए आप, हिस्सेदारी कहाँ मिल रही है? खाली रक्षा के नाम पर वोट चाहिए, लैपटॉप के नाम पर वोट चाहिए, 25,000 रुपये के नाम पर वोट चाहिए। अरे भाई, आप नौकरी दिए ना, जॉब दीजिए। अगर आप जॉब देंगे तो हर महीने कमा सकता 25,000 30,000। आज जो मुसलमान एजुकेशन से जो पिछड़ा हुआ है वो इसी वजह से है क्योंकि उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा। भाई हमारे घर में से भी अगर कोई सरकारी नौकरियों में होता, अच्छी नौकरी पे होता, पोस्ट पे होता, तो हम भी आज काबिल तारीफ़ होते, हम भी किसी न कहीं अच्छी जगह पढ़े लिख के हम कहीं नौकरी करते वो होते। लेकिन हमारे लिए एजुकेशन नहीं है और क्या नाम है, हमारे लिए आरक्षण नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। लोग बात करते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है। अरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने 3 MP से लड़ाए। पहले हैदराबाद से, वहाँ से हम लोग 2.5 लाख वोटों से जीते। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद 2.5 लाख वोटों से जीते। दूसरा महाराष्ट्र औरंगाबाद से, जहाँ पर 25 साल से शिवसेना का सांसद जीतता हुआ आ रहा था, वो सीट हमने शिवसेना से छीनी है। और तीसरे हमारे बिहार से लड़े अख्तरुल ईमान साहब, वहाँ पे हमें 3 लाख वोट मिला। थोड़ी बहुत वोटों से हम लोग हारे थे, लेकिन जीतने वाला प्रत्याशी बीजेपी का नहीं था, कांग्रेस का था। तो कहाँ साबित होता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है? ये बौखला गए हैं और इनकी बौखलाहट आप देखना 2022 में दिखेगी। हम इसलिए फिर कह रहे हैं, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, आप भी हराना चाहते हो, लीजिए मजलिस को अपने साथ गठबंधन में। हम भी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। जब आप सबको ले रहे हो तो मजलिस को भी लीजिए। ये मुसलमानों को भी तो एक वजूद होना चाहिए ना उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या खाली मुसलमानों को वोट चाहिए?
जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो मुलायम सिंह ने कहा कि ये तमाम जो लोग मारे गए सारे के सारे साजिशी हैं। जब मुलायम सिंह को मुसलमान परेशान दिखता है या मर्तबा दिखता है तो इन्हें साजिशी दिखता है, ठीक है। और जब इनको वोट की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें मुसलमान याद आता। जितनी बार भी इनकी सरकार बनी है मुसलमानों की वोटों से बनी है, लेकिन इस बार इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो अब के नया चेहरा असुद्दीन ओवैसी के रूप में देखना चाह रहे हो आप यूपी हम में? नया चेहरा हिस्सेदारी के रूप में देखना चाह रहे हैं। समाजवादी से नफरत इसलिए है क्योंकि हम आज तक समाजवादी को वोट देते हुए आए हैं। हमें कोई बीजेपी से, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अगर हम बीजेपी को वोट देते तो हम बीजेपी से सवाल करते। लोग कहते हैं कि जहाँ से असुद्दीन ओवैसी आए हैं हैदराबाद से, उन्हें वहीं जाना चाहिए, यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा क्यों कहते हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। लोकतांत्रिक देश है, कोई कहीं से भी जाकर चुनाव लड़ सकता। क्या तकलीफ है इस चीज़ से? आप ये चाहते हो कि मुसलमानों की लीडरशिप ना हो उत्तर प्रदेश के अंदर? तो 100 सीटों पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से, तो आप बता सकते हो कि लगभग 100 सीटों में कितनी सीटें वो जीत सकते हैं यूपी से? इंशाल्लाह 100 की 100 सीट हम लोग जीत रहे हैं। अभी तक का जो सर्वे है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी बनने जा रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। चलिए, इन्होंने बताया कि अब के ये असुद्दीन ओवैसी के साथ ही गठबंधन हो या जैसी भी सरकार चाहे, लेकिन असुद्दीन ओवैसी को ही चाहते हैं। युवा मेरे साथ है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम भैया? समीर खान। इस सरकार में युवाओं के लिए क्या करा योगी सरकार ने? योगी सरकार ने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे एजुकेशन नाम की चीज़ ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। जो होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, सबसे कम है एजुकेशन उत्तर प्रदेश में। और एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दिल्ली देखो आप, और दिल्ली में एजुकेशन इतनी अच्छी है। और जो है पहली चीज़ तो ये है, एजुकेशन होनी चाहिए यहाँ पर। सरकार से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार से मुझे प्रॉब्लम है एजुकेशन से। एजुकेशन नहीं है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है सब चीज़ों में। और अब मैं चाहता हूँ समाजवादी पार्टी आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया था। क्या क्या समाजवादी पार्टी ने आपके लिए? हमारे लिए क्या किया? सबसे मेन चीज़ तो ये आती है, बीजेपी सपोर्ट नहीं करती मुसलमानों को। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। सेकंड चीज़ ये हो गई, और अब जो जितना भी जो भी चल रहा है ये ज़्यादातर मतलब सबके लिए होना चाहिए ना। हिंदू मुस्लिम सब एक ही होता है। ये क्या है कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, ये चीज़ क्या होती है? योगी सरकार ने अभी सबका घर भी बनवाए, गरीबों को राशन भी मिल रहा है, उसमें मुसलमान भी हैं और हिंदू लोग भी हैं, सब लोग हैं इसके अंदर। तो आप एक कैसे कह सकते हो कि वो मुसलमानों को नहीं, हिंदू लोगों को देखते हैं? कैसे? देखो, अब जो हो रही है, जो भी कुछ होती है, लड़ाई होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें होती है हिंदू मुस्लिम हो जाती है। ये मेन चीज़ जो होती है। तो किसकी सरकार चाह रहे हो आपके? मैं चाहता हूँ योगी जी की, सॉरी अखिलेश की सरकार। अखिलेश की अखिलेश सरकार? यादव, हाँ जी। चलिए, भैया ने बताया ये अखिलेश की सरकार चाहते हैं। एक हमारे साथ हो रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? इस्लामुद्दीन मेवाती। क्या माहौल देख रहे हो आपके 2022 में? क्या होने वाला है? परिवर्तन होने वाला है। क्या परिवर्तन होने वाला है? इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है, हमारे युवा परेशान, मजदूर परेशान, किसान परेशान, पूरी बैरी सरकार बनी हुई बैठी है। मंदिर और मस्जिद के धर्म के नाम पर नंगा नाच कर रही है। मैं ज़्यादा ना कहने के, जैसे कि किसान इतने परेशान हैं, जिस गाय को ये पूछते हैं वो गाय किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। और बेरोजगारों पर, जो गरीब मजदूर पर, उन पर झूठा मुकदमे लगाने का काम कर रही है ये सरकार। इस सरकार ने सब जगह नगर पालिका के सहारा लेकर अपने जगह जगह गौशाला बनवा दिए हैं। क्या गौशाला में नहीं है गाय? क्या नहीं, गौशाला में भी घोटाला हो रहा है। रात को ट्रक भरकर ये ले जाते हैं और जंगल में जो मासूम छोटे छोटे लावारों को छोड़ जाते हैं। वो जंगल में इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, किसान बहुत परेशान है। चाहे मैं यूँ नहीं कहता, चाहे वो छोटा किसान चाहे बड़ा किसान है, इतना परेशान है। हालांकि कोई इसकी सरकार में परेशान नहीं रहा जितना इस सरकार में परेशान है। तो किसकी सरकार देख रहे हो 2022 में? हम अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा। जैसे कि मेरे भाई ने अभी कहा, असुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम असुद्दीन ओवैसी ने किया। क्यों? ये तीसरे नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश के, उसके हिंदुस्तान के अंदर। क्यों? भाजपा की
49 सीट हैं अजुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद से, जहां इनका गढ़ कहलाने वाला, वहाँ इनकी 40 सीट है। ये उत्तर प्रदेश में सन 2017 में चुनाव लड़े थे, इन्होंने 38 प्रत्याशी खड़े करे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी, 500 से 501 वोट नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले चुनाव जो होगा सन 2022 का, उसमें ये 100 सीट लड़ाना चाहते हैं। 100 सीट कहाँ लड़ाना चाहते हैं? क्यों मथुरा क्यों लड़ाना नहीं चाहते? क्यों मुस्लिम इलाके में क्यों लड़ना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के खुले एजेंट हैं। आजम खां कुछ कहता है तो उसे जेल होती है, अजुद्दीन ओवैसी कहता है उसके गले में माला डालती है। क्यों? अब इन्होंने बताया कि असुद्दीन ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं। साबित कर दो, आप साबित करके दिखाइए। मैंने आपको बताया ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 MP से लड़ाई हमने, 2 पे हमने जीत हासिल करी, तीसरा जो हारा है वहाँ पे जीतने वाला बीजेपी का नहीं था, कांग्रेस का था। और अभी देखो हमारे राजनीति हिसाब से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक आपस में भाईचारा भी है। सही है, इन्हों के सवालात सही हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जहन में है वही बोलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया, हैदराबाद में किसकी सरकार है मालूम करिए आप इनसे। किसकी सरकार है बताइए आप बताइए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, 30 नंबर की पार्टी आपके जो आप ये बताइए हैदराबाद के अंदर किसकी सरकार है, आप इनसे ये पूछिए। मुख्यमंत्री होनी चाहिए, मैं कौन आप ये पूछिए। बताइए किसकी सरकार चल रही है? नहीं, मैं बता रहा हूँ तीसरे जो बड़ी दल है उसकी चल रही है, जिसकी 60 सीट है, जिसकी 60 सीट है समर्थन। मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो बोलना चाहता हूँ, मैं तो छोटा जो देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ टीएमसी की सरकार है, वहाँ भी गठबंधन सरकार बनी हुई है। और आप हैदराबाद में जाकर देखिए, 18,000 बच्चों का स्कूल बना हुआ वहाँ पे, जो गरीब बच्चे वहाँ पर बग़ैर पैसों के तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्पताल देखिए आप वहाँ पर जाकर, 5 स्टार होटल फेल हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार आई थी जब मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, तो मुलायम सिंह और ये अखिलेश यादव जो समाजवादी के थे, आजम खान उस वक्त में ही थे। रामपुर की दूरी 120 किलोमीटर की दूरी होगी। जब वहाँ दंगा हो रहा था वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? सैफई में जाकर डांस पार्टियाँ देख रहे थे। क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी एक ही अलीगढ़ में एक थी, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ है। आजम खान ने क्या गुनाह करा? क्या रामपुर के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया? मौलाना जवाहर अली विश्वविद्यालय मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया? क्या अजुद्दीन ओवैसी एक दफ़े बोले? क्या उन्होंने बकरी चुराई थी? क्या उन्होंने अखिलेश यादव कभी बोला कभी किसी के साथ में मोब लिंचिंग हुई है या किसी को मारा गया है, कभी खड़ा होकर बोला? आजम खान अगर जेल के अंदर है, आपको लगता है कि आजम खान बकरी चोर हो सकता? आपको क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं ये लेकिन आज उन पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए, आजम खान साहब पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए, ठीक है। आज जेल के अंदर हैं। अभी यादवों में से कोई पकड़ा जाए तो अखिलेश यादव अपने समर्थक के साथ में रोडों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। आजम खान साहब के लिए क्यों नहीं उठ रहे हो आप रोडों पे? मैंने माना चलो उन पर इल्ज़ाम है आजम खान साहब के ऊपर, लेकिन उनकी बीवी भी जेल में गई थी, उनका बेटा भी जेल में गया था, आप उनके लिए बोलते क्यों नहीं बोले? आप क्या कहना चाहोगे? अजुद्दीन ओवैसी कहते हैं हम जेल जा रहे हैं मिलने, क्यों आजम खान ने क्यों ना कर दिया? क्यों ना कर? किस बिना बनाए खड़ा? क्यों? वो लीडर हैं। ये कहते हैं डिप्टी सीएम हमारा उत्तर प्रदेश में, क्या अजुद्दीन ओवैसी के ऊपर बनाएंगे? क्यों? 16 पद, 16 विभाग आजम खां पे रहते हैं। जो 2012 में विकास हुआ, ये क्या पुल बना हुआ, जहाँ ये पुल पे आप खड़े हुए, ये पुल बना हुआ किसकी देन है? ये आजम खां की देन। शहरी विकास मंत्री, जहाँ पिलॉट गलियों में पिलॉट होते, सड़कों में जंगल में पिलॉट हो रहा था, वो सड़कें बनाने का काम किसने किया? गरीब को पेंशन देने का काम किसने दिया? लैपटॉप देने का किसने काम दिया? क्या अजुद्दीन ओवैसी क्या एक सब बोले? बताइए। यूनिवर्सिटी टूट रही थी, जिस टाइम दरवाज़ा तोड़ा जा रहा था, क्यों भाषण तो बहुत देते हैं मंच पर खड़े होकर, क्या उन्होंने रोका? क्यों ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है? बताइए। क्यों? पीस पार्टी आई थी, मुस्लिमों की वोट चाहिए। अरे मुस्लिम कै % हैं? मुस्लिम तो आलू बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। इन लीडरों ने मुस्लिम बयान देते हैं, भड़का बयान। 2 चीज़ चाहिए, एक ने चाहिए गोश्त और एक चाहिए गरम मसाला, और इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना विकास चाहिए ना कुछ चाहिए। ये एक बुराई करने का काम मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम लगाने का ये काम करते हैं। उन्हें मौका मिलता है। क्यों पहले नहीं रह करते थे? पहले नहीं रहते थे। देश आज़ाद हुआ है, मुस्लिमों को भागीदारी वीर अब्दुल हमीद ने टैंक तोड़ा था। क्या हसबुल्लाह का या हमारे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति वैज्ञानिक नहीं रहे थे? क्या जम्मू मुस्लिम नहीं थे? क्यों आज ही क्यों भाषण देने से कोई नेता नहीं बनता? कुर्ता पहनने से कभी नेता नहीं बनता। मैं समाज से होल्डिंग लगाने से समाज से बनता। मैं छोटा सा आदमी हूँ, ठेला चलाता हूँ, काम करता हूँ, उत्साह है गरीबों के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ। जितनी मेरी हक की लड़ाई होती है, मैं इतना काम कहीं भी जाने का, कोई सी अधिकारी के थोड़े जाने के हाथ जोड़ के काम कराने का काम करता हूँ। समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ।
जुनून है मुझे जो गरीब और मजदूर के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। ये 500 रुपये जो अभी कहा, ये चुनाव जुगले जो मोदी जी कह रहे हैं स्मार्ट कार्ड बनाइए, क्यों इन्होंने तो एक चीज़ छोड़ दिया है। अरे मुस्लिम समाज के लोग लहन में लग जाओ, तुम तो लहन में ही खुश हो। क्या अडानी या अंबानी से रुपये लेकर 500 रुपये इन गरीबों के खाते में डाले जाएंगे? तुमने 15 लाख का काम किया, क्या उन्होंने 15 लाख डाले? अरे 3 महीने की नहीं डाल रहे हो क्यों? जनवरी, फरवरी, मार्च में तो सरकार इंगे से इंगे हो जाएंगी, 24 में मोदी जी भी चले जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाज। अच्छा, एक सवाल हो रहा है तुमसे कि ये क्या नाम है, अखिलेश यादव बोलते हैं अगर मेरी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में तो मैं सबको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, लेकिन विपक्ष बोलती है कि ये सब लॉलीपॉप है। ये क्या है? ये हमेशा जो कहते हैं, उन्होंने जो कहा उन्होंने अपनी घोषणा करी वो पूरी करने का काम किया। अखिलेश यादव जो कहते हैं, मुलायम सिंह जी ने सन 1989 से लेकर जब समाजवादी पार्टी से, जनता दल से स्थापना की थी, आज तक उनका कोई बात गलत नहीं हुई, साबित हुई है। 3/7 हटाने का काम मुलायम सिंह जी ने किया था। गरीबों को पट्टे देने का काम किया, क्योंकि हमारे कपड़े गंदे नाले में धुलकाया करते थे, क्यों मुलायम सिंह ने नहीं दिए थे? ये बाघाट दिए, प्रजापतियों को पट्टे दिए, किस लिए दिए? गरीबों का काम कैसे नहीं किया? ये हमें आपस में भौंकलाने का काम नहीं। हम ये बताएंगे 2022 में जब अखिलेश की सरकार आएगी तो हम उस मंच से खड़े होकर कहेंगे आज वही अखिलेश है जिसने विकास, वही आजम खां जो शहरी विकास मंत्री, जो पिलोटों में सड़क बनवाने का काम करता है, ये वही आदमी है। आज क्यों मिलने तो जा रहे हैं? अरे यूनिवर्सिटी पे बोलते, मैं मानता ताजुद्दीन ओवैसी को, यूनिवर्सिटी पे बोलते, क्या वो मुस्लिम की नहीं थी? क्या वोट लेना चाहते हैं सबकी? सब वोट के पीछे हैं, कोई विकास के पीछे नहीं है। अखिलेश करता है, विकास की बात करता है, सारी बात करता है। वो गरीब के बेटे को भी जानता है, मजदूर के बेटे को जानता है, उद्योगपति को जानता है, उस सबको जानता है। आने वाले उद्योग आएगा, सरकार आएगी, उद्योग लगेंगे, छोटे छोटे मजदूरों को काम मिलेगा, फिर खुशहाली इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आएगी। तो 2022 में ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं। एक भाई और है, मैं उनसे भाई से बात करता हूँ। क्या नाम है भैया? हाँ भैया, देखिए, एक चाचा ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, जो इनकी सोच है उन्होंने उसके मुताबिक बात कही। अभी ये कह रहे हैं क्यों इनको मंच पर उतार के भगा दिया जाता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो नहीं है, ऐसी 1000 वीडियो मैं दिखा दूंगा। मुलायम सिंह के उससे क्या नाम है, मंच से, समाजवादी के मंच से मुसलमान नेताओं को उतार के भगा दिया जाता। खाली दरी बिछाने का काम करोगे या फिर नेता बनने का काम करोगे? क्या कहना चाह रहे हैं? साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवा खड़े हैं ना, ये जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, इनको लीडर बनाने के लिए आए। और ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने यूनिवर्सिटी पर नहीं बोले। अभी एक बिल आया था एनआरसी का, संविधान के खिलाफ भी है बिल ये। अगर सांसद के अंदर खड़े होकर अगर कोई वाहिद शख्स से बिल फाड़ने वाला तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। ठीक है, ये लोग एनआरसी के ऊपर नहीं बोले। अरे मैं क्या क्या बताऊँगा आपको। ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई भी चीज़ सीन हुआ है, मोबलिंजिंग हुई है, कोई बिल पास हुआ है, 3 तलाक का मसला हुआ है, कुछ भी हुआ है, किसी भी एक उस पर दिखा दोगे अखिलेश यादव बोला, एक ही उसको दिखा दो मुझे। अगर ये वीडियो देखते या सोशल मीडिया देखते तो इन्हें पता होता कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, अभी इन्हें वर्तमान में जो दिख रहा है वही चीज़ ये बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पर मैं ऐसी 1000 वीडियो दिखा दूँगा जो समाजवादी के मंचों से मुसलमानों को उतार के भगा दिया गया। ऐसे हाथ लगा रहे हैं तो हाथ में पीछे को धक्का दे दिया जा रहा है कि क्या कहना चाहोगे इस बात पर? ये तो एक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम, क्यों पीस पार्टी ने किया, अयूब अध्यक्ष थे उन्होंने। देखो सुनिए, ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम जो इनका बहुत मजबूत है। मैंने कहा था अभी कहा, अगर आजम खां एक लीडर है, आजम खां उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा दूसरे नंबर का नेता है समाजवादी पार्टी का। उस पर 16, जिस आदमी पर 16 पद होंगे, क्या वो डिप्टी सीएम तक कै पद रहते हैं? 1 पद। वो 16 पद संभाल रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या उसमें भोजन में नहीं थे? आज उन पर मुकदमे थोपे जा रहे हैं। अगर मुस्लिम लेके तो मुस्लिम बनाना चाहते हो, अरे मुस्लिम बनाना चाहते, अरे बनाना चाहते हो। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, अब वो 3 नंबर की पार्टी है, वो अपने घर को देखे पहले, अपने जो आदमी अपने घर को रखाएगा, अभी तो कुछ देखा जाएगा। अरे हम बता रहे हैं इस बात को, अपने घर को रखाओ, जब आके के निर्णय लाओ। मुझे ये बताओ, सन 2017 में जब तुम्हारे 38 प्रत्याशी लड़े थे तो उनकी 501, अगर मैं भी किसी वार्ड से खड़ा होगा या किसी गुलावटी में खड़ा होगा तो मैं भी 2000 वोट ले आऊँगा। क्या तुम्हारे प्रत्याशी कितनी होगा? तो नहीं। देखिए, काशीराम ने एक बात कही थी, पहला चुनाव हारना, दूसरा हरवाना, तीसरा जीतना। ठीक है, जितवाते रहो। और जो ये इस चीज़ को बार बार बोल रहे हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, भाई सोशल मीडिया पे जो लोग वीडियो बना रहे हैं, न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं इस चीज़ को
मैं नहीं दिखा रहा, फेसबुक पर तो जोड़ आर दिया न्यूज़ था। पर देख लो। कैसे जोड़ा किसी गर्दन आर न्यूज़ की रिपोर्ट है कि मुसलमान एक विधायक को स्टेट बस उतार के भगा दी गया। अभी RLD का नेता अलीगढ़ पहुंचा, वहाँ पर क्या नाम है जनसभा को अपनी संबोधित कर रहे थे। जब वहाँ फ़ोटो खींच रहे थे इस तरीके से, तो हाथ खड़े कर रहे थे ऐसे, तो ऐसे एक बंदा आया जो वहाँ का विधायक था, उसको धक्का लगा कर पीछे कर दिया गया। उसको बुरा लगा, उसने खुद सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि भाई मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, खाली हम लोग दरिया बिछाएंगे क्या, हमारे कोई वैल्यू नहीं है, इन लोगों को खाली मुसलमान वोट चाहिए, इनको मुसलमानी हिस्सेदारी नहीं चाहिए, ठीक है। और सिर्फ कुछ लोग हैं जो बोलते हैं बीजेपी के एजेंडा, मैं कह रहा हूँ साबित करके दिखा दो। साबित हो, मैं किसी भी, मैं जो हूँ, आजम था गाली पकड़े, मैं ये कह रहा हूँ, असदुद्दीन अवीज़ी साहब संविधान के दायरे में बोलते हैं, ठीक है। एक भी बयान उनके ऐसे दिखा दिया संविधान के खिलाफ है। संविधान के दायरे में अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई बोल रहा है इस टाइम खड़े होकर बेबाकी के साथ में, तो वो असदुद्दीन अवीज़ी साहब है। आप साबित कर दीजिए कि बीजेपी के एजेंट है। मैं सबसे बड़ा पुतला बनाऊंगा, गुलावटी के शहीद स्मारक पार्क लगाऊंगा अवीसी की उसमें, अगर आप साबित कर दो। मैं किसी सियासत या किसी सियासी घर से नहीं हूँ, ठीक है, मेरा ताल्लुक़ किसी भी उससे नहीं है, ना मैं राजनीति से ताल्लुक़ रखता। मेरा जो मकसद है, जो मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है या किसी के साथ में अत्याचार हो रहा है या कोई भी हमारे खिलाफ एक कानून बनाया जा रहा है, उसके लिए अगर कोई हक के लिए अगर बोल रहा है तो वही सब बोल रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ में हैं। आप हक के लिए बोलिए, हम आपके साथ चले जाएंगे। लेकिन हमें समाजवादी से तकलीफ़ नहीं थी, हमने समाजवादी को वोट दिया, इसलिए हमें तकलीफ़ है। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा अगर हमारा जुल्म हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर दंगे के ऊपर कोई नहीं बोला समाजवादी का, पूछिए आप इनसे क्यों नहीं बोले। वो भी नया प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी की एक चाल, हुकम सिंह जो संसद थे वो उन्होंने खेल कराया। आज वही मुजफ्फरनगर है कि किसान मजदूरों ने आंख खोलने का काम किया। मुस्लिम और जाट सब एक हैं। आज जो सीट मिली है लोकदल को, किसके बलबूते मिली है? अब किसानों की ताकत है। किसानों के सामने क्या मैं बुझना चाहता हूँ, जब शाहीन बाग में धरना हो रहा था, क्या मुस्लिम समाज के लोगों का धरना नहीं था? अजुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं आन के बोले? क्यों अमित शाह कहते हैं अरे बटन दबाओगे, हाँ कंठ लगे शाहीन बाग में, अरे मुसलमानों तो दिखा दिया कंठ उल्टा, उल्टा सुनो, गए थे सब गए थे, उन पर मुकदमे लगे, सब गए थे समाजवादी पार्टी पर मुकदमे। भाई साहब आप इस चीज को लिख लो, मुझे एक छोटा सा सीन दिखा दो शाहीन बाग में अखिलेश यादव का। क्यों अखिलेश यादव का आप बताओ तो सही, मुस्लिमों का रहनुमा एक अल्फाजी कहते हैं, हैदराबाद से ही कहते थे, मैं मान लूंगा। मेरे पास मोबाइल है, मैं अभी यूट्यूब से वीडियो निकाल के दिखा रहा हूँ। असदुद्दीन अवैसी ने ये तो सब नकली चलते हैं, सब गर्दन किसी की जोड़ दी, उसकी जोड़ दी। देखो इनकी बौखलाहट हमें ये एहसास दिलाती है कि हम धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। चल रहा है बौखलाहट, इनकी बौखलाहट हमें ये एहसास दिलाती है कि हम धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप एक बात सुनिए। आपने बोला अखिलेश गया वहाँ पे, मुकदमे लगे। अब जब तुम एक आजम खान साहब के लिए नहीं बोलते, तुम NRC के लिए बोलोगे वहाँ पे जाके? सुनो सही। और सांसद के अंदर खड़े होकर, क्या वहाँ समाजवादी के सांसद नहीं थे सांसद के अंदर? लेकिन अकेला वाइस सकता वही साहब जिन्होंने बिल को फाड़ा था वहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि वहाँ जो NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, अखिलेश गया। इतनी सी वीडियो दिखा दो, इतनी सी एक फोटो दिखा दो वहाँ पे मुझे। एक बार जो प्रतिनिधि बना के कार्यकर्ता जा रहे हैं, मंडल बना के भेज दिया कि अब ये पत्रकार चैनल से आए हैं, ये यहाँ के वीडियो बना रहे हैं, क्या चैनल वाला यहाँ के खड़ा होगा? अरे लीडर है वो। अरे ये किसी गरीब को अगर एक गिलास पानी भी पिलाते हैं तो पूरी दुनिया में पिला देते हैं, ठीक है, ठीक है। अखिलेश यादव का आप मुझे छोटा सा एक इंटरव्यू ये दिखा दो जिसमें उसने NRC के लिए बोला हो, या आप ये कह रहे हैं शाहीन बाग के लिए। भाई साहब जितने रुपए की शर्त रखना चाह रहे हैं उतने रख लूंगा, अगर ये साबित कर दें। जुआ नहीं खेलता भाई, समाजवादी। हाँ बहुत ईमानदार आदमी है, हमें पता है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत सच बोल रहे हो, हमें पता है। चलिए, आज हम पीरखा मोहल्ले में थे और एक सपा और एक AIM पार्टी के आज घमासान देखने को मिला, और हम लगातार अपने निष्पक्ष भास्कर से लगातार आपको वीडियो दिखाते रहेंगे अपने इस चैनल से माध्यम से। और जैसे कि आज मैं सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गुलावटी में पीरखा मोहल्ले में था, और आज हमें एक ऐसी वीडियो देखने को मिली जो आगे को हम फिर इसी चैनल पे आपको आगे को यही वीडियो दिखाएंगे। सहयोगी साथी विप्लव के साथ सादब सैफी, NB न्यूज़ बुलंदशहर।